हाय माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। आज हम पढ़ेंगे हिसार इश्क का एपिसोड नंबर 16। सो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट द नॉवेल। वो शॉवर लेकर बाहर निकला तो उसकी नज़र सोफे पर बैठे शानज़ खान पर पड़ी, जो किसी गहरी सोच में गुम थी। उसकी नज़रों के ताकुब में देखने पर मेहराम खान ज़्यादा समझ गया कि वो क्या सोच रही है। खैर, उसे जो भी सोचना है वो सोचे, बहराम को अब फर्क नहीं पड़ना किसी भी बात से। वो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा हुआ रूम की तमाम लाइट्स ऑन कर दी, अपने गीले बालों में टॉवल फेरने लगा। शानज़ अभी भी गुमसुम सी बैठी उस फ्रेम को ही देखे जा रही थी। बहराम खान ज़्यादा ब्लैक ट्राउजर में मलबूस था, उसके चौड़े सीने से पानी के कतरे टपक रहे थे। वो उसकी शहद आंखों में उभरती तहरीर पड़ चुका था, इसलिए अपने बालों को झटकता हुआ शानज़ की जानिब बढ़ा। खुद को कवर करो, हम हवेली जा रहे हैं। वो उसके करीब पहुंचकर शानज़ की बाजू से पकड़कर सोफे से उठाते हुए बोला था, जिससे मोहब्बत की जाए उन्हें तकलीफ देने का इंसान सोच भी कैसे सकता है। आप ऊपर से क्यों मुंह बंद रखो अपना, तुम मेरे सर पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारी असली जगह पर चढ़ा देना है मैंने। शानज़ जो उसकी आंखों में देखकर बोलने लगी थी कि बहराम उसकी बात बीच में ही अपनी जुबानी अंदाज में काट किया। आप क्यों खुद को अज़ियत दे रहे हैं? कब तक महरूमियों का बदला अपनी ही जात से लेते रहेंगे? प्लीज़, ये सब तुम्हें मेरी अज़ियत, तकलीफ, दर्द, रंजो गम से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मिस शानज़, मैं किसी को भी इजाज़त नहीं देता कोई मुझ पर रहम खाए, और तुम्हारी जैसी बेरहम औरत तो बिल्कुल भी नहीं। बहराम उसका जबड़ा जोर से दबोचे बोला था, शानज़ उससे इश्क करे तो शायद वो कबूल कर लेना, मगर उस पर रहम खाए ये कबूल नहीं। मैं आप पर रहम नहीं खा रही, मेरा दिल तकलीफ महसूस कर रहा है हकीकत जानकर कि आप मुझे एक मौका, मेरी दुनिया में माफ़ी मौका जैसा लफ्ज़ एग्जिस्ट नहीं करते। डियर वाइफ, तुम कब से तकलीफ महसूस करने लगी? अभी कुछ दिन पहले तो तुम्हारी नफरत की आग ही ठंडी नहीं हो रही थी, और अब ये तरफ क्या चाल चलने लगी है? अब तुम कोई गेम खेल रही हो अपने सो कॉल्ड लाला के साथ मिलकर। बहराम खान ज़्यादा से सोफे पर पुश करके उसकी लेग्स ओपन करके बीच में अपना घुटना रख गया था, जबकि उसके जबड़ों पर गिरफ्त हल्की की थी। शानज़ उसके एक्ट से खुद खौफजदा हुई थी, मगर वो हिम्मत करके बहराम खान ज़्यादा के हल्के बेड स्काल पर अपना लरसता हाथ रख गई। मम्मा, मैं कोई गेम नहीं खेले, आप प्लीज़ मेरे साथ इस तरह का बुरा सलूक करना बंद करें। मैं आपको संभाल किस तरह का सलूक बीवी? अभी तक तो तुम्हें खुद से 1% भी मुतारिफ नहीं करवाया मैंने, और तुम कह रही हो कि मैं तुमसे बुरा सलूक कर रहा हूँ। नो माय गर्ल, सलूक तो वो होगा जो मैं बिस्तर पर तुम्हारे साथ करूंगा। ये तो बस अभी ट्रेलर है। बहराम खान दादा उसको खुद पर तरस खाते देखकर गुस्से से हंगारा होने लगा था। उसकी अपने घुटने का जोर हल्का सा बढ़ाया था। शानज़ उसको सहम कर देख रही थी। बहराम खान दादा उसकी गर्दन और गर्दन से नीचे गहराइयों पर अपनी बेरहम जुनूनियत के निशान देखता बहकने लगा था। उसका हाथ बेबाक होकर उसे छूने लगा था। वो लड़की जो कुछ देर पहले शेरनी बनी हुई थी, अब भीगी बिल्ली बन गई थी। चची की रुखसती की बात पर तुमने क्यों नजरबंदी दी है बीवी? वो उसके लबों पर अपना अंगूठा बहुत बेबाकी से फेरते हुए बोला था, आप रुखसती नहीं चाह? मैं रुखसती क्यों चाहूंगा जब सब कुछ बगैर तुम्हारे रुखसत किए भी ले सकता हूँ? तो शानज़ उसके जिस्म से निकलती हीट से पसीने में भीगती आंखें नीचे बोली थी, जब वो गहरे मायने खेज लहजे में शानज़ की बात काट गया, मगर तुमसे वो हक लूंगा नहीं। तुम मेरे टेस्ट की नहीं हूं ना अब। शानज़ जो उसकी बात सुनकर अपनी आंखें खोल गई थी, जब बहराम ने उसकी लबों की तरफ झुककर उसको तकलीफ से दो चार किया था, और उसकी शहद रंग आंखों में शिकवा देखकर खुद को उससे ज्यादा तकलीफ में डूबता महसूस किया था। मैं भी फहाश बन जाऊं तो आपके टाइप की हूँ? जुबान को लगाम दो अपनी, तो मेरी इज्जत हो खुद के लिए कैसे इतना गुरा हुआ सोच सकती हो? शान से भीगे लहजे में जो मुंह में आया बोल रही थी, जब बहराम खान ज़्यादा उसके लबों पर अपना अंगूठा जोर से मसल डाला था। मैं आपका प्यार चाहती हूँ, आपको समेटना चाहती हूँ, आपकी हर तकलीफ का अजाला। वो बहराम खान ज़्यादा के गालों पर हाथ रखकर बोल रही थी, जब वो उसे अपने कंधे पर डालता हुआ वॉशरूम की जाने बढ़ गया। शानज़ का दिल सहमा था। वो उसे शॉवर के नीचे खड़ा करके उसका अबाया रिमूव कर गया। आग जो तुम्हारे अंदर लगी हुई है ना, मेरी तरह तुम भी इस ठंडे पानी के नीचे खड़ी होकर बुझा लो, क्योंकि तुम कुछ भी कह लो कर लो, मैं नहीं आने वाला तुम्हारे करीब। तुमसे हक लेने से बेहतर है उसको काट डालूं। वो शानज़ को दीवार पर पटक कर गुस्से से बोला था। वो उस पर तरस खाकर खुद को सौंप कर अपनी गलती का इज़ाला नहीं कर सकती थी। बहराम कांटों पर लौट रहा था। मुझे मेरा हक चाहिए, मैं आपकी बीवी हूँ, आपके निकाह में हूँ, जो आपने अपनी मर्जी से किया है। शान से भी अब बराबर से बोली थी। वो डर भी रही थी, मगर वो चाहती थी बहराम खान ज़्यादा कहीं तो पिघले। इस तरह खुद को अजियत देता रहा तो एक दिन खुद को ख़त्म कर लेगा। वो अपनी मोरे और उसके लिए दिन रात तड़पता है, इस बात का गवाह वो फ्रेम था जो शानसे ने अपनी आंखों से देखा था। वो उसको उस जालिम वहशत से बड़ी ज़िंदगी से निकालना चाहती थी। बिस्तर पर जाना चाहती हूँ, मेरी जिस मर्द ने तुम्हें 15 साल की उम्र में बेआबरू करना चाहा, उसकी घर में खुद में उंडेलना चाहती हूँ। बहराम खान ज़्यादा शानज़े को मचलते देख उसके करीब आता बोला था, मैं ये नहीं, आप प्लीज़ रुक जाए। बहराम खान ज़्यादा शानज़े का रुख दीवार की तरफ मोड़ता, उसकी कमीज पीछे से चाक करके
उसकी शफाफ कमर पर झुका था और जोर से अपने दांत गाड़े थे। वो मछली की तरह तड़पी थी। बहराम खानजादा उसके जिस्म पर बिल्कुल वैसे ही जोंक बनकर चिमटा था जिस तरह कुछ देर पहले शानज़ खान गुस्से में उस पर झपटी थी। मैं एक वैश्य हूँ, अपने हक का मुतालबा मुझसे मत करो, चीर कर रख दूंगा तुम्हें, मुझे नज़ाकत से छूना नहीं आता। वो उसके गोल्डन बाल कुद्दी से पकड़कर खींचा, उसकी बैग को अपने सीने से लगाकर उसके कान के करीब झुककर बोला था, आप आज भी मुझसे मोहब्बत करते, जो आप बोल रहे हैं वो कभी नहीं कर सकते मेरे साथ। शानज़ी अपने पेट पर रेंगता उसका हाथ अपने दोनों हाथों में जोर से पकड़कर बोली थी, खुशफहमी अच्छी चीज़ नहीं बीवी। बहराम उसके लबों से ये इंगित सुनकर उसका रुख अपनी तरफ मोड़कर उसके लबों पर झुकते हुए बोला था, गलतफहमी की सजा काट रही हूँ, खुशफहमी की भी सहन कर लूंगी। शांति उसकी लहू आलू से आंखों में देखने से गुरेज करती मतबली आवाज़ में बोली थी। बहराम उसकी बात सुन चुका था। शांति उसके सीने पर गर्दन पर अपने दांतों के निशान देखती हया से लाल हो गई थी। बहराम खानजादा उसके लबों पर झुककर जुनूनियत से उसे चूमने लगा था। वो एक भरपूर अंदाज में उसे चूमकर उससे अलग हुआ था। तुम्हारी हसरत तुम्हारा इम्तहान ना बना दिया तो मैं भी बहराम खानजादा नहीं। तुम तड़पोगी तरसोगी अपने पहलू में मुझे पाने के लिए, हलकान हो जाओगी, मगर मैं तुम पर रहम नहीं खाऊंगा। तुम्हारे जिस्म से मिलन की आग में अपने साथ में कब्र में लेकर चला जाऊंगा, मगर तुम्हें अपनी बीवी होने का हक कभी नहीं दूंगा। बहराम खानजादा शानदार से ज़्यादा खुद को लहू लहान करता उससे पीछे हट गया था। रुखसती की तैयारी करो मिनान, और इंचाल की शादी से पहले तुम मेरे बिस्तर पर मेरी सेज सजाकर बैठोगी कि मेरा वादा रहा तुमसे। फ्रेश होकर बाहर आओ, तुम्हारे कपड़े मुलाजमा के हाथ भिजवा रहा हूँ। बहराम खानजादा दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ तैश से भरे लहजे में बोलता चला गया था, जबकि ठंडे पानी के शॉवर के नीचे खड़ी शानज़ खान खामोश आंसू बहा रही थी। वो उसे माफ़ करने के इरादे में नहीं था। शानज़ को खुद से महरूम रखकर तड़पा तड़पा कर सजाएं देने का दावेदार था। वो शावर बंद करके वॉशरूम से निकलती, बेड पर मौजूद बेहद कीमती लिबास और अबाया देखती किसी बेजान मूरत की तरह जेबतन करने लगी। उन दोनों का सफ़र खामोशी से गुजरा था। वो दोनों जैसे ही हवेली पहुंचे, सबको ही लॉन्च में बैठे देखकर सोफे की जानिब कदम बढ़ाने लगे। देख रही हो ना मेरे साले को, साला कैसे घूर रहा था जैसे उसकी बहन छेड़ दी हो मैंने। बहराम खानजादा जो शानज़े के साथ ही कदम उठा रहा था, आहत को अपनी तरफ घूरते देखकर तपी हुई आवाज़ में गुर्राया था। शानज़े उसको एग्रेसिव मूड में आते देखते अपनी लबों पर झूठी मुस्कान सजाकर सबको अपने और बहराम की तरफ मुतवज्जा होते देख रही थी, जबकि बहराम खानजादा उसकी फेक स्माइल देखकर तवे पर बैठा था। सारे रास्ते तो तुम मातम करती हुई आई हो, अब तुम सबको क्या दिखाना चाह रही हो कि हम बहुत हैप्पी कपल हैं। वो सरगोशी नुमा आवाज़ में उसे तपाने लगा, जबकि शानज़े खान उसकी बात सुनकर पहले से ज़्यादा गहरा मुस्कुराने लगी थी। खुदा खैर करे, न जाने क्या खेल खेलना चाह रही है मेरे साथ जो इसका मुस्कुराना बंद नहीं हो रहा। वो दिल में सोचकर उसकी जानलेवा मुस्कान को इग्नोर करते हुए सबको एक नज़र देखकर सलाम करता गजाला खानम, परवशा खानम और नासनीन खानम के आगे अपना सर झुकाकर उनसे मिलने के बाद सिंगल सोफे पर बैठ गया। अपनी नानी जान खानम बी के पास बैठ गया। उनके बिल्कुल बराबर में उसकी मोड़े बैठी हुई थी, जिनको बहराम खानजादा ने देखकर भी अनदेखा कर दिया था। वो मरियम खानम को देखकर भी उनके पास नहीं गया था, जो अपने बेटे की भीगी हुई आंखों से देख रही थी। वो उनसे नहीं मिलता था। उसका दिल नहीं पत्थर था या उसे पत्थर बना दिया गया था। वो खानम बी की तरफ मुतवज्जा उनकी किसी बात का जवाब देकर उनके हाथ को अकीदत से चूम रहा था। मिनहाल खानजादा जो अहद के साथ बैठा हुआ था, वो अहद को उसे बुरी तरह से घूरते देखकर अब बहराम की तरफ मुतवज्जा हुआ था, और उसको अहद खानजादा के एकदम से सेकपा होने की वजह समझ आ गई थी, जबकि उसका अपना मुंह भी खुफ़्फ़त से लाल हुआ था। शानज़ी मरियम से सर पर प्यार लेने के बाद अपने मोड़े से मिलकर कुछ पूछ रही थी और फिर किचन की जानिब बढ़ने लगी। अहद खानजादा गुस्से से लाल होने लगा था। वो बहराम खानजादा की साइड गर्दन पर दांतों की घड़ी सी बनी देख चुका था, जो बिल्कुल ताज़ा जख्म लग रहा था। वो अपनी गर्दन पर हाथ फेरकर शानज़ी को दीदा दिलेरी से सबके बीच बैठा गहरी नज़रों से देखकर किसी सोच में गुम मालूम हो रहा था, मगर उसकी नज़रें थी जो शानज़ी से हटने का नाम नहीं ले रही थी। शानज़ी खान लाल अनार बनी हुई थी। वो बहराम खानजादा की गहरी नज़रें खुद पर महसूस कर चुकी थी, जो बदलिहाजी से उसे सबके बीच में ताड़ रहा था, जैसे ऐलान कर रहा हो कि है किसी में दम जो बीवी ताड़ने से रोक कर दिखाए। मिनहान उस ठड़की को बोल आंखें सेकना बंद करे, वरना तो तू और सीखने की इजाज़त देगा मुझे। नागन की तरह बल खाना बंद कर, मेरा मूड नहीं तुझे जैसे खोखले कंवारे को मुँह लगाने का। अहद खानजादा जो जब से मिनहान खानजादा से बहराम खानजादा की आंखों को काबू में रहने की तलकीन करवाने के लिए बोल ही रहा था कि बहराम खानजादा ने उसकी बात जुमाइनी अंदाज में काट कर तंजिया मुस्कुराते हुए आहत खानजादा को गुस्से से लाल पीला कर दिया था। वो जलते तवे पर बैठा था, वो उससे कुछ ही वास्ते पर बैठा था। तेरी तरह बेगैरती सबके बीच में दिखा नहीं सकता, तो तू मुझसे अकेले में मिल। क्यों अकेले में मिलकर तूने मुझे कुछ स्पेशल दिखाना है क्या? मेरा मूड अकेले में भी तेरी बेगैरती देखने का नहीं। बोलती बन करके अपने बैठ अपनी
क्यों बत्तीसी से महरूम होना चाहता है खोखले कंवारे? तेरी नाजुक बहन मेरी तशनगी मिटा चुकी है। अहद जो दांत पीस कर सबका लिहाज करता हुआ दबी दबी आवाज में बहराम को घूर कर बोल रहा था कि बहराम खान ज़ादा ने गहरी सुमाइनी सरगोशीनुमा लहजे में फिर से उसे तपाया था, और इतनी शिद्दत से तपाया था कि हाथ अपने हाथों में मौजूद चाय का कप जमीन पर जोर से मारकर खड़ा होता बहराम खान ज़ादा की तरफ लपका था। उसका सब्र टूट गया था। वो उसकी जुमाइनी बात सुनकर अंगारों पर लोटा था, क्योंकि बहराम का लहजा बेबाक था। फिर उसकी गर्दन पर मौजूद शानजे के दांतों का निशान भी उसने सही मायने में आहत को दिखाया था। यही नहीं, उसने अपने शर्ट के बटन करने की गर्ज से अपने सीने पर मौजूद निशान भी आहत खानजादा की नजरों का मरकज बनाया था, जिसे देखकर ना सिर्फ आहत तब गया था बल्कि मिनहान भी शर्म से अपनी नजरें दूसरी जगह फेर गया था। वो दोनों दोस्त वो दस्ते गिरबान होते जब शहरयार खानजादा, जो एक जरूरी कॉल अटेंड करके सीढ़ियां उतर रहा था, वो तेजी से उन दोनों के बीच हमायल होता आहत खानजादा को बहराम से पीछे धकेल गया। उसका मुंह भी लाल अंगारा हो रहा था। लॉन्च में बैठी खवातीन आहत की इस हरकत पर हैरत से उसे देख रही थी। वो बहुत ठंडे मिजाज का था। अपने हवेली की लेडीज के सामने ऐसी हरकतें नहीं किया करता था जो अभी उसने की थी। ये क्या तुम दोनों ने हर वक्त का तमाशा लगाया हुआ है हवेली में? एक दूसरे के गिरेबान तक पहुंचकर क्या साबित करना चाहते हो? बहुत तीसमार खान बन गए हो। बदमाश हो तुम दोनों। मेरे एक थप्पड़ की मार हो तुम दोनों। कोई लिहाज शर्म बाकी बची भी है या नहीं? दफा हो जाओ दोनों मर्दान खाने। तुम दोनों को तो मैं आज ठीक करता हूँ। हवेली का माहौल खराब करके रख दिया है। शहरयार खानजादा गुस्से से गरजा था। वो इन दोनों की बातें सुन चुका था। लाला, ये ठरकी इंसान अपने इजली बेगैरती पर उतरा। बस आहत, अपनी जुबान संभालो। तुम दोनों का हर मौके पर यही तमाशा हो गया है। एक दूसरे को नीचा दिखाना शर्म नहीं आती? सबको परेशान करते हुए दूर हो जाओ मेरी नजरों से। इस वक्त शहरयार खानजादे की आवाज में एक रूप था, तेज था। आज वो उन दोनों पर वाकई बरहम हो गया था। चल मिस्टर खोखले, मैदान खाने में चलकर अपनी भड़ास निकाल। खौमाखा लाला को गुस्सा दिला दिया। अब उनके सामने तेरी बात के जवाब में तुझे कंवारा भी नहीं कह सकता, वरना ऐसा ना हो लाला भी माइंड कर जाए। मोस्ट सीनियर को अदब में कंवारा भी नहीं कह सकता ना मैं? बहराम खानजादा जेब से सिगरेट निकालकर चिल अंदाज में अहद के साथ शहरयार खानजादा पर भी तंज करना नहीं भूला था। वो लापरवाही से अपनी जगह से उठता, एक गहरी नजर किचन के दरवाजे पर डालता हवेली के मर्दान खाने की तरफ बढ़ गया, जबकि आहत खानजादा ने नाराज सी नजरों से शहरयार खानजादा को देखा, जो मिनहान को गुस्से से देख रहा था, जो बहराम के शहरयार खानजादा पर भी चिल अंदाज में तंज करने की वजह से अपनी हंसी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। बहराम पानी में भी आग लगाने का फन जानता था। सबको तपाना उसका फेवरेट मशगला था। वो कभी कोई बात ढंग से कर ले ये मुमकिन ही नहीं था। शान से सबको सलाम करके इंशाल खान को लॉन्च में ना देखकर उसकी गैर मौजूदगी का अपनी मोरी गजाला से इफ्तिसार करती किचन में गई थी, जहाँ इंशाल कुछ देर पहले ही गई थी। शान से इंशाल खान को किचन में किसी सोच में गुम होकर खड़ी देखती, उसके पास जाती, उसके गले लगी थी। आपको बहुत मिस किया मैंने आप ही, शानजे भीगे लहजे में बोली थी। इंशाल उसकी कज़न से ज़्यादा उसकी दोस्त और एक बड़ी बहन के जैसे थी। शानजे खान उसके काफ़ी क्लोज थी। मैंने भी तुम्हें मिस किया शानजे, मगर मेरी वजह से तुमने अपनी कुर्बानी खाला ने बहराम से तुम्हारा निकाह का बताया। आई एम सो सॉरी। मेरी वजह से तुम आप क्यों ऐसा सोच रही हैं? मेरा नसीब ही बहराम से जुड़ा था। आपका कोई कसूर नहीं है किसी भी चीज़ में। इंशाल जो दुख से खुद को कसूरवार ठहराती शानजे के लिए अफसरदा हो रही थी कि शानजे ने उसे बहुत अपनाया से वार्म हक करते हुए उसकी बात की नफ़ी की थी। शानजे, तुम खुश हो बहराम के साथ? इंशाल उसके मोमी गाल पर हाथ रखती बोली थी। जब शानजे का ब्रेकडाउन हुआ और वो फूट फूट कर रोती हुई इंशाल के गले से लग गए। आप ही मैं बहुत बुरी हूँ। आप ही मैंने बहुत गलत कर दिया बहराम के साथ। वो बहुत बिखरे हुए हैं। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ी गलती। शिश मेरी जान, प्लीज़ चुप हो जाओ, रिलैक्स, प्लीज़ रोना बंद करो। चच्ची परेशान हो जाएंगी, और अगर तुम्हें इस तरह रोते हुए अहद ने देख लिया तो वो एक कोहराम मचा देगा। इंशाल उसकी कमर सहलाती हुई बोली थी। लाला ने अच्छा नहीं किया, मैंने तो ना समझ थी ना। लाला तो समझदार थे ना, उन्होंने क्यों अपने दोस्त पर एतबार नहीं किया? आप ही, मैं उस रात भी डर गई थी। मुझे नहीं समझ आया कि मैं क्या करूं। मैं बहुत शान से अभी टूटे फूटे लफ्ज़ छोड़ती हुई इंशाल खान के साथ अपना दिल हल्का कर ही रही थी, जब लाउंज से कांच टूटने की आवाज़ आई। वो दोनों बुरी तरह सहम कर किचन के दरवाजे की जानी बढ़ी थी। जब शहरयार खानजादा को बहराम और अहद पर गुस्सा करते देखकर शान से और भी ज़्यादा सहम गई। क्या उसका लाला और शौहर हर वक्त ही एक दूसरे के दुश्मन बने रहेंगे? क्या वो दोनों फिर से दोस्त नहीं बन सकते पहले जैसे? शानजी अफसोस से उन्हें देख रही थी, जब बहराम खानजादा की लॉन्च से जाते हुए एक आखिरी गहरी मायनी खेज नज़र खुद पर महसूस करके उसका दिल पूरी तरह धड़का था। वो उसे रास्ते में बोल चुका था कि हवेली पहुंचकर वो अपने बाबा सरदार हाशिम से उसकी रुखसती की बात करेगा, और अहद ने कोई पंगा लिया तो इस दफ़ा वो खामोश नहीं रहेगा।
ऐसा क्या हुआ? किस सोच में गुम हो? प्लीज रिलैक्स हो जाओ, खाला आने वाली हैं और तुम अभी तक किसी सोच में गुम बैठी हो। मशाइम जो ईशा और अपने लिए चाय बनाकर लाई थी, वो उसे अभी तक सहमे हुए उस मर्दाना शॉल को अपने कंधों पर लिए किसी गहरी सोच में गुम देखकर अफसरदा होकर बोली थी। ईशा काफी डर गई थी। वो कितनी देर तक खौफ से रोती रही थी। वो तो अच्छा था जब वो दोनों घर आई तो महविश बेगम नहीं थी, वो अपनी बहन सादिया अंसारी के साथ मॉल तक गई थी जो कुछ ग्रोसरी करने। मशाइम उन्हें घर में ना देखकर कॉल पर उनकी गैर मौजूदगी का पूछ चुकी थी। फिर वो अपने बाबा सलार साहब से मिलने के बाद किचन में गई थी अपने और ईशा के लिए चाय बनाने। ईशा को अपनी सोच से खुद ही खौफ आ रहा था। ये शॉल किसकी थी? उसने आज सुबह ही तो उसके कंधे पर देखी थी, फिर उस वक्त वो उसे क्यों नहीं पहचानी? उसकी आंखें तो शायद रंग थी, मगर जिसको कुछ देर पहले देखा वो तो सियाह आंखों वाला था। ये शॉल लाजमी तो नहीं कि उसकी ही हो? क्या करे तो समझ नहीं आ रहा था। नहीं नहीं, वो मैं ठीक हूँ, तुम परेशान नहीं हो मिशी, मैं बस रेस्ट करूंगी तो खुद ही फ्रेश हो जाऊंगी। मामा कब तक आएंगे? ईशा अंसारी अपने तमाम ख्याल झटक कर मुस्कुराने की कोशिश करती मशाइम से बोली थी, जो उसकी वजह से परेशान लग रही थी। बस कुछ देर में आने वाली हैं खाला। तो मुझे बताओ वो कौन था, कैसा दिखता था जिसने ये शॉल? पता नहीं, मैंने उसे देखा नहीं, बस मैं बहुत डर गई थी। पता नहीं खौफ से क्या कुछ बोल गई थी। तुम ये छोड़ो, मैं फिर से वही सब नहीं सोचना चाहती। ईशा बात को गोलमोल कर गई थी। उसके हवास अब बहाल हो रहे थे। वो शांति को मैसेज करने के लिए अपने मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट ओपन करके देख ही रही थी जब उसकी नज़र एक ऐसे कॉन्टैक्ट पर पड़ी जो उसने सेव ही नहीं किया था। वो नंबर उसके मोबाइल पर फ्यूचर हस्बैंड के नाम से सेव था। ईशा के चेहरे पर एक रंग आ रहा था तो दूसरा जा रहा था। वो शांति को एक टेक्स्ट मैसेज भेजती अपना मोबाइल ऑफ कर गई। अच्छा सही है, तुम बस अब डरना नहीं, कोई तंग करे तो रोने की बजाय उसके मुंह पर अपना नाजुक हाथ का झापड़ छाप देना। मशाइम चाय की सिप लेती हुई ईशा से बोली थी, अच्छा ना छोड़ो ये सब और मुझे बताओ ऑफिस कैसा जा रहा है तुम्हारा? ईशा खुद को नॉर्मल करती अब खुद भी चाय की सिप लेती हुई मशाइम से बोली थी, अभी तक तो सही है, काम का इतना लोड नहीं है। सर शहरियार काफ़ी नाइस हैं, ही हेल्प मी अ लॉट। मशाइम सादे से अंदाज में बोली थी, तुमने ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़के की तारीफ़ की है रेहान भाई के अलावा? उसका मतलब है उसका कोई मतलब नहीं है। जो तुम्हारे ड्रामेटिक दिमाग में चल रहा है वो ज़ुबान पर लाना भी मत। ईशा जो मशाइम को तंग करने लगी थी कि मशाइम ने अपनी आंखें घुमाकर उसे टोक दिया। ओहो पागल, मैं कुछ और कहना चाह रही हूँ। कहने का मतलब था कि तुम्हारे सर शहरियार ने किस किस्म की हेल्प की है जो वो नाइस लग रहे हैं। ईशा उसका ध्यान खुद पर से हटाने के लिए बात को तोल देने लगी थी। मेरा मोबाइल एक मीटिंग में वलीद भाई की वजह से टूट गया था और मैं बहुत रो रही थी, तो मुझे सर ने बोनस के तौर पर न्यू मोबाइल दे दिया। उस दिन ही हमारी कंपनी को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, वो सब एम्प्लॉयज़ को ही बोनस देते हैं, मुझे मोबाइल दे दिया और आज भी मुझे ऊपर नहीं मिल रही थी तो खुद यूनिवर्सिटी तक छोड़ने आए थे। मशाइम सीधे साफ लहजे में ईशा को एक एक बात बता रही थी जो उसको अब चमकती आंखों से देखने लगी थी। रेहान भाई तुम्हारे सर शहरियार के साथ पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं, उन्हें अभी तक कोई बोनस नहीं मिला मिस मशी। और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने अपने बॉस के साथ यूनिवर्सिटी आई हो? हैं क्या वाकई रेहान भाई को कभी भी बोनस नहीं मिला? मशाइम हैरत से बोली थी, जी हाँ मशी, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, कहीं वो तुम में इंटरेस्टेड? उफ बस फिर से शुरू हो गई, पागल हो गई हो क्या? बोनस नहीं मिला? कोई बंदा कुछ ही दिनों में कैसे किसी में इंटरेस्टेड हो सकता है? और वो इतने बड़े हैं, क्या पता मैरिड हो और उनके 3-4 बच्चे हों। पता ही नहीं क्या बकवास शुरू कर दी हो तुम ईशू। मशाइम अपना सर पकड़ कर बोली थी। ईशा उसको तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। हाउ रोमांटिक यार, कितनी उल्लू हो तुम मिशी। एक बंदा तेज बारिश में तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने आया है बगैर कोई काम लिए, उसने तुम्हें रोते देखकर बोनस के नाम पर वही से मोबाइल गिफ्ट कर दिया जिससे तुम्हारा इमोशंस अटैच से। पागल लड़की, क्यों तुम फील नहीं कर पा रही? कुछ तो अगले के दिल में होगा ना। ईशा एक्साइटेड होकर बोली थी, उनको फैमिली में हर किसी की लव मैरिज हुई थी, उन बातों को वो लोग नॉर्मल वे में लिया करते थे। तुम ना शदीद वेली हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी की हेल्प को रोमांस से कांटेक्ट कर दो। कुछ भी बकवास करती हो तुम। ईशा शरारती लहजे में बोली थी। मशाइम उसकी बातों से तंग आकर छोटा सा पिलो उसके सर पर मारती वॉशरूम में चली गई थी, जबकि उसके दिमाग में ईशा की बातें घूमने लगी थी। वो चारों इस वक्त खानजादा हवेली के बेहद कुर्शादा मर्दान खाने में मौजूद कीमती लग्जरी सोफे पर बैठे हुए थे। सरदार हाशिम खान के हाथ में सब्जा कहवा था जिससे वो बहुत शौक से पी रहे थे। शहरयार खानजादा उनके बिल्कुल सामने ही बैठा हुआ था। वो अभी तक इस्लामाबाद में क्यों थे, वापस आबाद का रुख क्यों नहीं किया था? वो उन्हें पुरसोच निगाहों से देख रहा था। आद खानजादा तने हुए नकुश के साथ बैठा हुआ था। उसका बस नहीं चल रहा था कि बहराम का मुंह तोड़ दे, जो अपनी गर्दन पर मौजूद दांतों का निशान दिलेरी से फ्लॉन्ट कर रहा था। बहरहाल हम सब ने फैसला किया है कि मीनार और निशार की शादी के साथ ही हम तुम्हारी और शांति की भी शादी कर दें।
तुम क्या कहते हो इस बारे में? शहरयार खानज़ादा रूपदार लहजे में इत्तेसार करने लगा। लाला, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ अभी। बहराम खानज़ादा अपने सिया बालों में हाथ फेरते पुरसुकून लहजे में बोला था। मैं अपनी लाडली मासूम बहन इस नशई के साथ रुखसत भी नहीं करने वाला। बहराम खानज़ादा की बात मुकम्मल होते ही आहत खानज़ादा फौरन बोला था, वो तो चाहता था उसकी बहन आज़ाद हो जाए इस रिश्ते से, और सब बड़े उसकी बहन की जिंदगी आग में झोंकने पर तुले हुए थे। आहत शहरयार खानज़ादा और सरदार हाशिम खान को देखकर बोला था, तुझे किसी ने घास डाली है जो जुबान हिलाने लग गया, मुंह पर ताला लगाकर बैठा कर फजूल बकवास बत्तीसी से महरूम करवा देती है। बहराम खानज़ादा भी कहाँ चुप रहने वालों में से था। वो अपना हर बदला मौके पर लेना जानता था। लाला, मेरी गुड़िया इस शराबी के साथ मैं हरगिज़ रुखसत नहीं करूँगा। मैं मेरी गैर मौजूदगी में आप सब ने मेरी बहन इस इस जानी के निकाह में दे दी है। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। आप इसको बोले मेरी बहन को आज़ाद करे, उसे तलाक भोंकना बंद कर, वरना टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। तेरे मेरे बारे में जो बोलना चाहता है बोल, मगर मेरी औरत को, मेरी इज्जत को तू दागदार करना चाहता है, हराम, जान ले लूंगा तेरी। आहत खानज़ादा जो उसको सिगरेट जलाकर तंजिया मुस्कुराकर लबों में रखते देख नफरत ज़दा लहजे में बहराम पर जानी होने का इल्ज़ाम लगाकर शानजे को तलाक देने की डिमांड कर रहा था कि बहराम खानज़ादा कांच की टेबल को जोर से लात मारकर टुकड़े टुकड़े करता, आहत को गिरेबान से पकड़कर सोफे से खड़ा करता, तैश से धारा था। एकदम से ही माहौल फिर से गर्म हो गया था। हवेली की लॉन्च में बैठी तमाम औरतें जो शादी में पहने जाने वाले रिवायती जोड़ों की इंतखाब कर रही थी कि मर्दान खाने से बहराम खानज़ादा के शेर की मानी धार के साथ कुछ बुरी तरह टूटने की आवाज़ सुनकर अपनी अपनी जगह से खड़ी हुई थी। मरियम खानम का दिल डूबा था, जबकि गजाला खानम घबराकर शानजे खान की तरफ बढ़ी थी, जो बहराम की धार पर तेजी से मर्दान खाने की जानिब भागी थी। तुझ जैसा कमीना जो किसी को बेआबरू करना चाहे, जिसने एक 15 साला अपनी ही मासूम कजन की इज्जत पर नजर, बकवास बंद कर आहत, वरना इधर ही तेरे अंदर इस पिस्टल की सारी गोलियां उतार दूंगा। आहत खानज़ादा जो बहराम को खुद से दूर धकेल कर उसके मुंह पर पंच मारकर उससे बुलंद आवाज में धार कर फिर से उसके किरदार पर उंगली उठा रहा था कि बहराम खानज़ादा अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी मुंह पर अपनी जोर से मुक्का मार गया कि आहत खानज़ादा का होंठ फट गया था, उसके मुंह से खून का फव्वारा निकला था, वो बुरी तरह लड़खड़ाया था। ये सब एक लम्हे में हुआ था। शहरयार खानज़ादा और मिनहान खानज़ादा तेजी से उन दोनों बिफरे शेरों की तरह बढ़े थे। बहराम आहत पिस्टल लोड करके तान गया था। मेरा सबर इतना मत आजमा कि तुझे खून से रंग दूं। बहराम खानज़ादा ट्रिगर पर उंगली मजबूत करता जब सरदार हाशिम खान चिल्लाए थे, बहराम पिस्टल फेंक दो, ये सब क्या कर रहे हो तुम दोनों? वो अपने दिल पर हाथ रखते एक लम्हे में उन दोनों को एक दूसरे के खून का प्यासा देखकर अपनी जगह से खड़े हुए थे। ये पहली बार था जो उन सबके सामने बहराम खानज़ादा ने आहत पर पिस्टल तानी थी। बहराम और आहत दोनों ही उनको अजीज से, एक उनका अपना बेटा था, दूसरा उनका छोटे भाई का बेटा था। होश करो बहराम, ये क्या बचपन है? पिस्टल हटाओ आहत से। शहरयार खानज़ादा बहराम को काबू करने के लिए आगे बढ़ता, उसका निशाना आहत से हटा गया। वो खुद को शहरयार खानज़ादा से छुड़वाता हुआ आहत का मुंह लाल करता जब मर्दान खान के दरवाजे से शानजे खान रोती हुई अंदर दाखिल हुई और अपने लाला आहत के मुंह से खून निकलते देखती अपने दिल पर हाथ रखती तेजी से उसके सीने से लिपट गई। लाला, ये खून आपको, ये खून। शानजे का दुपट्टा उसके सर से ढलकता शानों पर आया था। उसकी गर्दन पर बहराम खानज़ादा की गहरी तलब की बेबाक शिद्दतों के निशान चमक रहे थे। वो शानजे को देखकर पहले से ज्यादा आग बगोला हुआ था। तुम्हारी हिम्मत कैसे मर्दान खाने में अपने कदम रखने की? बहराम खानज़ादा सिगरेट फेंककर शानजे की तरफ बढ़ा और उसे बाजू से खींचकर आहत से दूर करते बुलंद आवाज में धाड़ा, तू होता कौन है मेरी बहन से ये सलूक करने वाला? छोड़ उसका हाथ, आज मैं तेरी जान ले लूंगा। आहत खुद को मिनहान की सब गिरफ्त से आजाद करवाता शानजे को बहराम से दूर करके उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारता जब वो उसका हाथ जोर से पकड़ गया। तेरी बहन का शौहर हूं मैं, सारे हक तेरी मासूम बहन पर मेरे हैं। जाकर पूछ ले उससे, तलाक चाहती है तो अभी सबके सामने फारिग कर दूंगा उससे, और अगर वो ऐसा नहीं चाहती तो आज रात ही उसको मेरे साथ रुखसत करेगा। बहराम खानज़ादा वहशत से घुर्राया था। शानजी उसकी बात सुनकर शिकवे से उसे देख रही थी। उसका दिल कांच के टुकड़ों में तकसीम हुआ था। वो उससे क्या चाहता था शानजी समझ गई थी। 5 साल पहले उसने अपने हादी लाला का साथ दिया था, तन्हा कमरे में बहराम को लहू लहान करके, और आज 5 साल बाद वो सबकी मौजूदगी में उसका साथ चाहता था। यानी वो आहत को उसी तकलीफ से गुजारना चाहता था जिस तकलीफ से उन दोनों बहन भाई ने उससे गुजारा था। बस करो तुम दोनों, गुड़िया डर रही है। मिनहान शानजे को बुरी तरह कांपते देखकर शर्म दिलाने वाले अंदाज में बोला था। आहत शानजे से करीब जाकर उसके सर पर हाथ रखता बोलने लगा था, शानजे मेरी जान, मेरी गुड़िया, तुम अपने लाला की शहजादी हो। इस जलील इंसान से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा लाला तुम्हें इस जैसे वहशी दरिंदे, लाला मैं बहराम से अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ। प्लीज आप दोनों मेरे पीछे लड़ना बंद करें। शानजे हिचकियां भरकर रोती हुई आहत और बहराम को देखकर बोली थी, ये क्या कह रही हो गुड़िया? तुम इससे मत डरो, ये कुछ भी नहीं कर सकेगा। 5 साल पहले जब उसने तुम पर हाथ डालने की कोशिश की थी तभी मुझे उससे मार लाला, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था मेरे साथ। आप प्लीज चुप हो जाए। आहत जो शानजे की बात सुनकर
फिर से 5 साल पहले का हवाला देकर बहराम की तरफ बढ़ने लगा था कि नाजुक सी शानज़े खान बहराम के आगे आकर खड़ी हो गई थी। उसका दिल मार रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि अपने लाला और शौहर में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। आज से कई साल पहले भी हवेली में ये सब हो चुका था और एक बहन ने अपने भाई को चुना था। हाशिम खान की आंखों में मरियम खानम की इल्तिजाई नजरें आई थी जब वो उनकी मिन्नतें कर रही थी कि उन्हें इस मुश्किल में ना डाला जाए। बहराम का दिल जोरों से धड़कने लगा था। वो उसके सामने खड़ी अपनी जान से अजीज लाला की बात की नफी कर रही थी। शानज़े, गलत फैसले मत करो, ये तुम्हें अज़ियतें देगा। तुम मेरी लाडली बहन हो, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। उससे तुम्हें खौफजदा किया है ना, तुम डर रही हो हमारी लड़ाई से। मैं वादा करता हूँ इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। बस तुम अपना फैसला। लाला, मैं अपने होश में शादी करना चाहती हूँ और बहराम को अपना शौहर कबूल कर चुकी हूँ। शानज़े आंखें नीचे बोली थी। हाँ भाई कैप्टन साहब, अब क्या कहना पसंद करेंगे? बहराम शानज़े को अपने आगे से हटाकर अहद के मुकाबिल खड़ा होता तंजिया हंसते हुए बोला था, जब अहद ने उसके मुंह पर तैश में आकर जोर से पंच मारा था और बहराम का भी निचला होंठ फाड़ दिया था। नाजुक जान शानज़े खान खौफ से चीखी थी। बहराम ने खुद को ढीला छोड़कर लड़खड़ाने की भरपूर एक्टिंग की थी। शानज़े का दिल हलक में आया था। वो उसकी तरफ बेसाख्ता बढ़ी थी और अपने शाने पर मौजूद दुपट्टे से उसके होंठ से निकलता हुआ खून साफ करने लगी। लाला, खुदा का वास्ता है, आपको दूर रहे मेरे शौहर से। शानज़े अहद खानज़ादा को टूटे दिल से बोली थी। प्लीज़ लाला प्लीज़। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। बहराम खानज़ादा का तो दिल हलक से निकलने को मचला था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जिस लड़की को उसने दीवानगी की आखिरी हद को पार करके चाहा था, वो उसे सबके सामने चुन चुकी थी। क्या वो उससे अपने दिल, अपनी रूह से बीवी होने का हक मांग रही थी? उसकी मोरे ने तो अपने लाला शहसवार खान को चुना। क्या एक औरत के लिए इतना भी आसान होता है अपने भाई पर शौहर को फौकियत देना? वो भी साख्ता सोचने लगा। जाओ अपने कमरे में, रात में मुलाकात होगी। वो शानज़े को दुपट्टा सर पर ओढ़ता उसकी शहतंग आंखों में कांच सी किरचियां देखकर बोला था। शानज़े एक भी मिनट रुके बगैर फौरन से चली गई थी। उसके लबों से निकलती हिचकियां बहराम खानज़ादा ने बाखूबी सुनी थी। वो उसके जाते ही अहद को कहर आलूद नजरों से घूरता हतमे लहजे में बोला, चल सुन लिया बहन का फैसला, अब उसे रुखसत करके अपनी आखिरी फर्ज अंजाम देने को तैयार हो जा। बाबा जान, आज रात ही हम सवात अपनी हवेली के लिए निकलेंगे। जब तक मैं अपने कुछ ज़रूरी काम कर लूँ। और आप परेशान क्यों खड़े हैं लाला? क्या आपको अभी तक आदत नहीं हुई इन सब चीज़ों की? हमारे ख़ानदान बहुत पहले ही बिखर चुका है। आपकी आंखों में दुख अच्छा नहीं लग रहा? चिल बुरो, कुछ बुरा नहीं हुआ है। जो कुछ माजी में हुआ आज भी वही सब ही हुआ, मगर फ़र्क सिर्फ इतना है, आज एक बीवी ने शौहर को चुना। उस शौहर को जो आज अपनी बीवी की खुशी की खातिर उसे अपने निकाह से आज़ाद भी कर देना सज़ा के तौर पर जिंदा लाश न बनाता। बहराम खानज़ादा अपने ज़ख्मी से लहजे को तल्ख हंसी में तब्दील करता, अपने ज़ख्मी लब को हाथ से रगड़कर साफ करता, सिगरेट जलाकर अपने लबों में दबाता, मर्दान खाने से निकल गया था। शहरयार खानज़ादा को आज बहराम काबिल तर्स लगा था। वो थके छुपे लफ्ज़ों में अपने किरची वजूद मज़ीद लहू लहान करता चला गया था, जबकि अहद खानज़ादा का खून खौल रहा था। वो समझ रहा था बहराम शानज़े को इतना ज़्यादा डरा चुका है कि उसकी बहन अपने लाला का इंतखाब नहीं कर सकी। वो उससे शायद अपना हक भी ले चुका है। शानज़े पर चढ़ा बहराम का रंग वो देख चुका था। एक आखिरी कोशिश करना चाहता था अपनी बहन को उससे बचाने की। वो उसके हाथ बांध चुकी थी। ईशा अपने मोबाइल में मौजूद उस नंबर को घूर रही थी जो फ्यूचर हस्बैंड के नाम से सेव था। वो कभी अपने से कुछ फासले पर मौजूद शॉल को देख रही थी तो कभी उस नंबर को। डीपी देखती हुई, ये किसका नंबर है? मिशी ने तो कोई शरारत नहीं की, उसकी खैर नहीं मुझसे। अगर ये मेरे साथ कोई बुरे प्रैंक कर रही हो तो। वो अपना व्हाट्सएप खोलकर उस नंबर की डीपी देखने लगी, जिसे देखते ही ईशा का मुंह हैरत से खुल गया। वो डीपी उस कैप्टन की थी जिसने उसको शदीद घूरियों से नवाजा था। उसमें वो स्याह रंग की कमीज शलवार में स्याह मर्दाना शॉल अपने कंधों पर डाले सोफे पर बैठा हुआ था। ईशा को सबसे ज्यादा हैरत ज़दा उस स्याह शॉल ने किया जो उसके कंधों पर मौजूद थी। वही शॉल जो इस वक्त ईशा के सामने पड़ी हुई थी, जो उसे उस नकाबपोश ने ओढ़ाई थी। उसने पिक्चर जूम की और ईशा की स्याह गहरी नजर आंखें उस कैप्टन की रहमदिल शहतरंग आंखों पर जम गई, जो मुस्कुरा रही थी। उसकी लबों पर मौजूद मुस्कान उसके खूबरू चेहरे पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके नकुश बेहद मकरूराना थे, जिनमें नरमियाँ सी खुली हुई थी। वो ईशा को बहुत जाजिब नज़र शहजादा लग रहा था। ये तो शानज़े का भाई, उनका नंबर मेरे मोबाइल में कैसे सेव हो गया? मैंने तो नहीं किया। फिर शानज़े नहीं, वो क्यों सेव करेगी? ये क्या करूँ? ये शॉल, ये तो बिल्कुल कहीं वो मार्क्समैन नहीं। ये कैसे हो सकता है कि वो मार्क्समैन यही हो? मगर ये शॉल भी तो, मगर उसकी तो आंखें ब्लैक थी। उफ, क्या करूँ? हाँ, एक काम करती हूँ, उनसे हेल्प मांग लेती हूँ। ये आर्मी में है, रेहान भाई को बताया तो वो मामा
मामा से डिस्कस करेंगे और फिर मामा भी डर जाएंगे कि क्या करूँ, शानज़े को मैसेज करूँ, नहीं उसे तो अगर कुछ बताया तो वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगी, मिर्ची को बोला तो वो मेरी जान ही खा जाएगी मुझे तंग करते करते। एक काम करती हूँ, डायरेक्ट उनसे खुद ही बात कर लेती। हेलो, कैन वी टॉक, आई नीड हेल्प। ईशा शदीद कन्फ्यूजन का शिकार होती, धड़कते हुए दिल के साथ कैप्टन अहद खानज़ादा के नंबर पर मैसेज सेंड करती। शदीद परेशान से चेहरे के साथ रिप्लाई का वेट करने लगी। मैसेज सेंड तो हो गया था मगर सीन नहीं हुआ था अभी तक। अहद खानज़ादा जो शदीद ऐश के आलम में हवेली के फ्लोर पर जिम में मौजूद ट्रेडमिल पर रन कर रहा था कि अपने मोबाइल पर नोटिफिकेशन की बिप सुनकर रनिंग के दौरान ही उसने मोबाइल की स्क्रीन पर मैसेज देखा। फ्यूचर वाईफाई के नाम से मैसेज चकमका रहा था। तो मैडम को हेल्प चाहिए, चलो जी देख लेते हैं किस किस्म की मदद चाहती हैं सरकार। हिंट्स तो सारे एग्जैक्ट दिए हैं, फिर किस तरह की कंफ्यूजन हो रही है। कुरमगज को अहद खानज़ादा ट्रेडमिल से उतरकर टॉवल से पसीना साफ करता व्हाट्सएप ओपन करता बोला था, बंदा खिदमत में हाजिर है सरकार, हुक्म करें। अहद खानज़ादा ने बगैर कोई तीसरी बात किए डायरेक्ट दिल की धड़कन बढ़ा देने वाला मैसेज सेंड किया था। ईशा जो रिप्लाई का इंतजार कर रही थी वो 5 मिनट में के अंदर ही कैप्टन साहब का मैसेज देखकर घबरा गई थी। ये कैसा रिप्लाई यार, इस दिन मुझे ड्रॉप करते हुए जितना घूरा था अभी मैसेज तो ऐसे किया है जैसे बड़ी कोई दोस्ती हो मेरी इनसे, ये कहीं ठरकी तो नहीं। ओहो, मैं भी क्या सोच रही हूँ, एक मैसेज पढ़कर हेल्प चाहिए थी आपकी। ओके मिस ईशा, आई विल कॉल यू विद इन 2 मिनट्स। अरे इनको मेरे नाम मैंने मेरी अभी तक अपना इंट्रो तो नहीं किया, इनकी तो कॉल भी आने लग गई, क्या करूं, उठा लूं? हाँ उठा ही लेती हूँ। ईशा घबराते हुए कॉल रिसीव करती अपने दिल की धड़कन को बंद होते महसूस करने लगी। हेलो, वो मैं शानज़े की फ्रेंड ईशा अंसारी हूँ, मुझे आपसे ट्रेडमिल पर मैं रन कर रहा था, सांसें आपकी क्यों फूली हुई हैं? ईशा जो घबराए हुए लहजे में बोल रही थी कि अहद खानज़ादा ने अपनी भारी लहजे में उसकी बात बीच में ही काट दी थी। रिलैक्स, आप क्या मदद कर सकता हूँ मैं? अहद उसके गूंगी बन जाने पर अपने डीप वॉइस में बोला था। मेरे मोबाइल में आपका नंबर कैसे सेव हो गया? ईशा उसकी फ़ोन पर ही डीप वॉइस सुनकर लरसने लगी थी। ये तो वही लहजा, वही आवाज़ थी जो उस मार्क्समैन की थी। वो खौफजदा होते हुए अहद से इंतज़ार करने लगी। आपका फ़ोन है मैडम, आप बेहतर जानती होंगी कि मेरा नंबर कैसे आया, आपको मेरा नाम भी कैसे? मिस, आपकी डीपी से मैं आपको पहचाना हूँ, आपके सामने ही तो शानज़े ने मुझसे आपका तारुफ करवाया था। अहद खानज़ादा उसकी शदीद घबराई हुई परेशानी सी आवाज़ से उसकी हालत समझ गया था। उसका कमीना दिल उसे ईशा को मज़ीद सताने की सिफारिश करने लगा। उसे फिर से गूंगी बनकर बिल्कुल चुप होते देख अहद ने अब दांत पीसे थे। क्या आप मेरी मदद करेंगे? कोई मुझे बुरी तरह ट्रैप कर रहा है। ईशा कुछ सोचते हुए बोली, किसी की इतनी ज़रूरत नहीं कोई तुम्हें ट्रैप कर सके। उसका लहजा एकदम से जोशीला हुआ था जो ईशा को इस कदर सहमा गया कि वो कॉल काट गई। ये लहजा, आवाज़ वही है, ये शॉल भी उसी पिक्चर जैसी है, मगर वो ब्लैक आइज। उफ, आई एम वेरी कंफ्यूज। ये फिर से कॉल क्यों कर रहे हैं? हेलो जी, बोलें, आप बोलें, हेल्प आपको चाहिए? मैं तो मुल्क का सिपाही हूँ, उसमें रहने वाला हर इंसान की जान का मुहाफ़िज़। ईशा जो उसकी कॉल देखकर घबरा गई थी, अहद के बोलने पर उसकी हवास कुछ बहाल होने लगे। आप मुझसे प्रॉमिस करें शानज़े को कुछ नहीं बताएंगे? पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचे कि ना वो कुछ सोचेगी ना मैं, आप खुलकर बात कर सकती हैं मुझसे। अहद खानज़ादा अपना कहकर रोकते बोला था। आज जितना उसका मूड ख़राब था, ईशा से बात करके वो कुछ नॉर्मल होने लगा। आप ब्लैक आंखों वाला लड़का है जो मुझे डरा रहा है, पता नहीं उसकी मुझसे क्या दुश्मनी है, मगर आज उसने मुझे एक रेस्टोरेंट के वॉशरूम में हरेस करके मुझसे बहुत बदतमीज़ी भी की है। ईशा एक ही सांस में बोली। उसे जो सभी समझ आया याद आया वो अहद को बताती चली गई। कितनी कोई झूठी लड़की है, कब हरेस किया, ब्लैक ग्लव पहनकर मुंह पकड़ा था डराने के लिए। अहद उसकी बात सुनकर मोबाइल को घूर कर देखता खुद से बोला था, मैं आपको कंप्लेन इस तरह तो ऑफिशियली नहीं लिख सकता, मगर मुझे कुछ प्रूफ चाहिए होंगे सॉलिड, ताकि मैं आपकी हेल्प प्रॉपरली कर सकूं। आप एक काम करें, मेरे ऑफिस आ जाए कल, फिर ही कुछ हो सकता है। अहद खानज़ादा प्रोफेशनल वे में बोला था। इतने पक्के इशारे देने पर भी वो लड़की समझ नहीं पाई थी, तो अब बेहतर था उससे मिलकर ही उसे हकीकत से रोशनास करवाना। मैं आपके ऑफिस तो बिल्कुल नहीं आ सकती, क्या आप? तो फिर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जब आपको बेहतर लगे और मेरी बात समझ आ जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अहद फ़ोन बंद करके शरीर से मुस्कुराकर तासीफ से अपना सर हिलाकर उसकी पिक्चर को घूरने लगा। तुम डरपोक होने के साथ साथ इंतहाई बेवकूफ़ भी हो मेरी सरकार। इतनी हिंट्स देने के बाद भी तुम कुछ समझ नहीं सकी। इवन मोबाइल पर सेफ नेम से भी मेरी
अटेंशन, समझ जाओ। खैर जब मिलोगी तब तुम्हारी सारी कन्फ्यूजन क्लियर करके बता दूंगा। पसंद करता हूँ तुम्हें, मोहब्बत तो मेरी तुम्हें मना कर ही मैं पूरे दिल से अपनाऊंगा, चाहे मुझे कितना ही इंतजार क्यों ना करना पड़े। अहद खान ज़्यादा उसकी तस्वीर देखकर सोचता व्हाट्सएप से ट्रेडमिल पर दौड़ने लगा था। वो अपनी लाडली बहन के कमरे में जाकर उससे एक बार फिर उसकी रजामंदी पूछना चाहता था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, कुछ खो देने का एहसास दिल में शिद्दत से समा रहा था। अल्लाह हाफिज़।